Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we are going to progress a poem and the poem name is Shadwell. We already talked about the short introduction of this particular poem Shadwell, and we already talked about in our previous video the poet of this poem, John Dryden's introduction. So, in this class, we are going to progress the poem's text, but before we are discussing about the poem's text, we just talked about the theme of the poem. So let's look out the poem. Shadwell. Shadwell is a poem which is written by John Dryden. Shadwell, also a poet and a poet laureate like John Dryden. John Dryden was the first poet laureate of London. Dryden was a Tory and Catholic. Shadwell was a Whig and Protestant. In this poem, Dryden has beautifully satirized Shadwell's physical structure and intellectual condition. This poem is a great satire. It is remarkable for its delightful turn. So, students, I hope you understand all these things. देखो, हम हमारे प्रीवियस वीडियो में जॉन ड्राइडन का जो इंट्रोडक्शन है वो भी देख चुके हैं. उसके बाद जो वीडियो आया था उसमें हमने देखा शेडवेल का जो इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट समरी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि उसका सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का, या जो पोएम है उसके और क्या क्या नाम है, वो सब हमने उसमें देखा था. फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ. वैसे तो हम आज टेक्स्ट पे बात करने वाले हैं पोएम के. शेडवेल जो पोएम है वो जॉन ड्राइडन ने लिखी है. शेडवेल भी एक पोएट थे और पोएट लॉरिएट थे, और जॉन ड्राइडन भी फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे और बहुत ग्रेट पोएट थे. अकॉर्डिंग टू जॉन ड्राइडन, जो शेडवेल है वो एक मूर्ख पोएट थे, मूर्ख कवि थे, और इन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलता रहता था, है ना. कोल्ड वॉर चलता रहता था, पर कोल्ड वॉर चलने के रीज़न क्या क्या थे. एक तो लिटरेरी रीज़न था कि इन दोनों की थिंकिंग, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था लिटरेचर को लेके, वो बिल्कुल अलग था. दूसरा पॉलिटिक्स रीज़न था कि जो शेडवेल हैं वो टॉरी, जो ड्राइडन है वो टॉरी और कैथोलिक थे, शेडवेल विग और प्रोटेस्टेंट थे. तो ये भी एक रीज़न था. जो टॉरी होते हैं वो उनको किंग्स को मानने वाले होते हैं, और जो विग हैं वो पार्लियामेंट्रीज को सपोर्ट करने वाले. तो ये इनके बीच में पॉलिटिक्स रीज़न चलते थे. ऐसे रिलीजन, जो रिलीजियस रीज़न है वो थे. तो इनके बीच में डिसएग्रीमेंट था थिंकिंग को लेके. इनकी दोनों के बीच में जो थिंकिंग थी वो मैच नहीं होती थी, तो इनके बीच में हमेशा कोल्ड वॉर चलता रहता था. और इस कोल्ड वॉर को उन्होंने, जैसे एबिसलम एंड एक्चटोफल जो इनकी पोएम थी जॉन ड्राइडन की, बहुत ही फेमस पोएम, उससे इनका कोल्ड वॉर एक तरह से बोल सकते हैं कि शुरू हुआ. फिर कभी ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस पोएम का, कभी ये दोबारा उसका रिस्पॉन्स कर रहे हैं. ऐसे करके 5-6 पोएम में इनके बस ये लड़ाइयाँ ही चलती रही एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट को लेके. हमारी जो पोएम है शेडवेल, वो बीए फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के, उनके सिलेबस में है पर्टिकुलर, पर ये सभी लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो इस पोएम में 217 लाइन है, 217 लाइन्स की पोएम है. हेरोइक कपलेट में ये लिखी गई है. हेरोइक कपलेट क्या होता है? ये एक लिटरेरी फिगर है. इस पे मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ, आप देख सकते हैं. हेरोइक कपलेट और आयम्बिक पेंटामीटर में ये जो पोएम है वो है. और इसकी जो थीम है वो यही है कि जॉन ड्राइडन के अकॉर्डिंग जो भी मंद बुद्धि पोएट्स हैं लाइक शेडवेल, वो सब उन्होंने उस कैटेगरी के सारे पोएट्स को इन्होंने कमेंट किया है और इनको क्या किया, इन पे एक सटायर, एक व्यंग्य कसा है. ठीक है. अब हम पोएम के टेक्स्ट को देखते हैं. आपको बेसिक समझ में आ गया. पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं जो शेडवेल का इंट्रोडक्शन है. अभी आप सब टेक्स्ट निकाल लें. टेक्स्ट आप जो है, बुक है आपके पास तो बुक में देख सकते हैं, अदरवाइज आप फ़ोन में, मोबाइल में गूगल पे टाइप करें जो पोएम है हमारी शेडवेल पोएम टेक्स्ट, तो आपको टेक्स्ट निकल जाएगा, टेक्स्ट सामने आ जाएगा. आप बोर्ड की तरफ देख लें एक बार, समझ लें कि शेडवेल पोएम है और ये सैटिरिकल पोएम है, जॉन ड्राइडन ने लिखी है. स्टार्ट करें. देखो, इस पोएम का नाम शेडवेल भी है, और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि मैक फ्लैक्नो भी इस पोएम का नाम है, और अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस, ये भी इसका नाम है. टीएस मतलब टॉमस शेडवेल. तो ये तीनों इसके नाम है. तो शेडवेल तो खुद शेडवेल है, टॉमस शेडवेल, इसलिए इसका नाम ये है. मैक फ्लैक्नो इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि रिचर्ड फ्लैक्नो नाम के एक पोएट थे. वो भी मंद बुद्धि थे, और उन्होंने, उनके अंडर में जितने भी पोएट्स आते हैं वो सब इनके बेटे लिटरेरी सन माने जाते हैं. और उन लिटरेरी सन में सबसे ज़्यादा
फिट जो था वो कौन था, शेडवेल था। इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा मूर्ख ये शेडवेल ही था अकॉर्डिंग टू जॉन ड्राइडन, क्योंकि वो सटायर करके बोल रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं कि उस रिचर्ड फ्लैक्नो के अंडर में जितने भी उसके बेटे थे, लिटरेरी सन जितने भी थे, उसमें सबसे बड़ा मूर्ख यही था, इसलिए उन्होंने अपना सक्सेसर उत्तराधिकारी किसको चुना, हमारे शेडवेल को चुना। तो इसलिए इनको मैक फ्लैक्नो बोला गया। मैक मतलब सन और फ्लैक्नो मतलब रिचर्ड फ्लैक्नो। तो सन ऑफ रिचर्ड फ्लैक्नो कौन हो गए, शेडवेल हो गए। तो एक तो मैक फ्लैक्नो नेम हो गया इस पोएम का, दूसरा शेडवेल हो गया, और तीसरा नाम है अ सटायर, एक सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट। ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट क्यों, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है। शेडवेल क्या थे, प्रोटेस्टेंट थे, इसलिए इनको ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट बोला गया। तो इस पे सटायर है। तो अब हम टेक्स्ट शुरू करते हैं। आई होप आपके पास टेक्स्ट होगा, आपने निकाल लिया होगा। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके। देखो, वी आर ह्यूमन बींग्स और हम सबको एक दिन मरना है, ये हमें पता है। तो सबसे जो फर्स्ट वाली लाइन है इस पोएम की, वो बहुत ही फिलोसॉफिकल लाइन है। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके। सभी ह्यूमन थिंग्स जो है वो विषय है विनाश का। सभी इंसान का विनाश निश्चित है, उसको डिके होना ही है। तो ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके एंड व्हेन फेट समन्स, और जब भाग्य आता है, फेट समन्स, फेट मतलब भाग्य, जिसका लिटरल मीनिंग है फेट का वो भाग्य है, या आप डेथ भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ मीनिंग देखें तो फेट का मतलब आप डेथ भी ले सकते हैं, और अगर आप लिटरल मीनिंग लेते हैं भाग्य तो वो भी सही है। एंड व्हेन फेट समन्स, जब भाग्य आता है या मौत आती है, मोनार्क मस्ट ओबे, तो मोनार्क को भी ओबे करना पड़ता है, उसके आगे झुकना पड़ता है। कहने का मतलब कि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा मरना निश्चित है, और जब मौत आती है तो उसके सामने हम सभी को झुकना पड़ता है। और तो और राजा महाराजा जो मोनार्क है, मोनार्क जो एक वर्ड है वो किसके लिए आया है, जो भी राजा महाराजा होते हैं उनके लिए वन वर्ड है मोनार्क, इनको भी झुकना पड़ता है मौत के आगे। तो कहने का मतलब मरना तो सबका ही निश्चित है, चाहे वो राजा हो, रानी हो, या किसी भी डेजिग्नेशन पे हो, मौत सबकी आनी है। दो लाइन समझ में आ गई। ऑल ह्यूमन्स थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क मस्ट ओबे। दिस फ्लैक्नो फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग। दिस फ्लैक्नो, अब यहाँ कौन से फ्लैक्नो की बात हो रही है, रिचर्ड फ्लैक्नो की। अभी तो रिचर्ड फ्लैक्नो ही है, तो ये रिचर्ड फ्लैक्नो क्या चाह रहे हैं, दिस फ्लैक्नो फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग। उनका कंपैरिजन किया गया है फ्लैक्नो का किससे, ऑगस्टस से। ऑगस्टस जो हैं वो रोम के फर्स्ट किंग थे, तो उनके जैसा यंग जो है फ्लैक्नो है। दिस फ्लैक्नो फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग वॉज कॉल्ड टू एम्पायर एंड हैड गवर्न लॉन्ग। उसने क्या किया है, वॉज कॉल्ड टू एम्पायर, अपने एम्पायर पे जैसे ऑगस्टस ने बहुत लंबे टाइम तक गवर्न किया था, जैसे रोम में जो ऑगस्टस हैं, किंग ऑगस्टस, उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपना राज किया था, वैसे ही फ्लैक्नो हैं, वो काफ़ी लंबे समय से उस गद्दी पे बैठे हुए और राज कर रहे हैं, ठीक है। दिस फ्लैक्नो फाउंड who like Augustus Young was called to empire and had governed किया है लॉन्ग टाइम से। In prose and verse was owned without dispute। अब ये जो फ्लैक्नो है वो एक ऐसा उत्तराधिकारी फाउंड कर रहे हैं, क्योंकि ये बूढ़े होने की ओर चले गए हैं, मतलब इनकी एज ज़्यादा हो रही है, और अब इनको अपनी गद्दी पे जो रिचर्ड फ्लैक्नो जिस पे बैठे हुए हैं, जो रिचर्ड फ्लैक्नो भी यहाँ पे मूर्ख व्यक्ति ही माने गए हैं, तो उन्होंने उनके अंडर में जितने भी मूर्ख कवि हैं उन्हीं को वो अपना एक उत्तराधिकारी चुनेंगे। तो अब वो उस एज में है जब उनको अपना उत्तराधिकारी चुनना है। तो देखो, दिस फ्लैक्नो फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग वॉज कॉल्ड टू एम्पायर हैड गवर्न लॉन्ग इन प्रोज एंड वर्ड्स, चाहे गद्य चाहे पद्य, इन प्रोज एंड वर्ड्स वॉज ऑन्ड विदाउट डिस्प्यूट, कि इसमें विदाउट डिस्प्यूट वो क्या कर रहे हैं, थ्रू ऑल द रिलीम्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट, कि प्रोज और वर्ड्स में ऑन करने वाला होना चाहिए विदाउट डिस्प्यूट, जो क्या करे, थ्रू ऑल द रिलीम्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट, कि एकदम नॉनसेंस जो है वो चाहे वर्ड्स हो चाहे प्रोज हो, उसमें अपना ऑनर दिखाने वाला होना चाहिए, और वो भी किस में, किंगडम ऑफ नॉनसेंस में,
तो यहाँ इन दोनों लाइन का मीनिंग यही है कि जैसे रिचर्ड फ्लेक्नो ऐसे थे जो कि एकदम कुछ भी लिखते थे, उनका लिखा हुआ शायद कोई मीनिंग नहीं था, मीनिंगलेस लिखते थे, वैसा ही वो अब अपना सक्सेसर देखना चाह रहे हैं। तो देखो, was called to empire and had governed long in prose and verse, was on without dispute through all the realms of nonsense absolute। जैसे देखो ये जो लाइन थी, दोबारा से एक बार देखो आप, all human things are subject to decay and when fate summons monarch must obey। जब हम इंसान है, हमें मरना निश्चित है हमारा, और हमारे भाग्य के आगे चाहे कोई भी हो सबको झुकना पड़ता है, अपने भाग्य के आगे, मौत के आगे सबको झुकना पड़ता है, मोनार्क को भी झुकना पड़ता है। दिस फ्लेक्नो फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग, ये जो फ्लेक्नो है, रिचर्ड फ्लेक्नो, ये किंग ऑगस्टस की तरह है, क्योंकि किंग ऑगस्टस ने भी बहुत लंबे समय तक राज किया था, तो ये भी फ्लेक्नो जो है, रिचर्ड फ्लेक्नो, वो काफ़ी लंबे समय से राज कर रहा है। वॉज कॉल्ड टू एम्पायर एंड हैड गवर्न लॉन्ग मतलब काफ़ी लंबे समय से राज कर रहा है, लाइक ऑगस्टस इन प्रोज एंड वर्ड्स वॉज ऑन विदाउट डिस्प्यूट। और इस रिचर्ड फ्लेक्नो ने प्रोज में या वर्ड्स में किसी में भी क्या किया है, अपना नाम किया है, पर कैसे किया है, थ्रू ऑल द रिलीम्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट, पर नॉनसेंस नाम किया है। कहने का मतलब कभी भी इसने कोई अच्छी और मीनिंगफुल पोइट्री नहीं लिखी है। फिर देखो, दिस एज्ड प्रिंस मतलब बूढ़ा प्रिंस, किसके लिए आया है, बूढ़ा राजकुमार जो ये वर्ड है एज्ड प्रिंस, ये दो वर्ड है, ये आए हैं रिचर्ड फ्लेक्नो के लिए। दिस एज्ड प्रिंस नाउ फ्लॉरिशिंग इन पीस, ये जो एज्ड प्रिंस है मतलब एक तरह से बुढ़ापे की और इसकी एज जारी है। अब ये क्या करना चाहता है, फ्लॉरिशिंग इन पीस, शांति में जाना चाहता है। कहने का मतलब ये रिटायरमेंट लेना चाह रहा है और इसको आइडिया है कि उसकी मौत या मृत्यु की एज पास में आ गई है। फ्लॉरिशिंग इन पीस मतलब शांति, और शांति में जाने का मीनिंग आप समझते हैं क्या होता है, मृत्यु की ओर जाना। तो देखो, दिस एज्ड प्रिंस नाउ फ्लॉरिशिंग इन पीस एंड ब्लेस्ड विद इश्यूज ऑफ लार्ज इंक्रीज। एंड ब्लेस्ड विद इश्यूज ऑफ लार्ज इंक्रीज का मतलब है कि ये जो है ये इनके बहुत ज़्यादा इनको ब्लेसिंग है। किस चीज़ की ब्लेसिंग है, लार्ज इंक्रीज की, कि इनको ऐसी ब्लेसिंग है कि इनके जो उत्तराधिकारी हैं वो बहुत सारे हैं, इनके बहुत सारे सन्स हैं, बहुत सारे बेटे हैं। दिस एज्ड प्रिंस नाउ फ्लॉरिशिंग इन पीस, ये जो एज प्रिंस है ये जाना चाहते हैं शांति में, फ्लॉरिशिंग इन पीस एंड ब्लेस्ड विद इश्यूज ऑफ अ लार्ज इंक्रीज, और इनको इशू है, ठीक है, किसका, ब्लेस्ड विद इश्यूज ऑफ लार्ज इंक्रीज, बड़े बहुत सारा इनका एक तरह से बोल सकते हैं कि इनके बहुत सारे बच्चे हैं। वॉर्न आउट विद बिजनेस, और ये अब क्या करना चाह रहे हैं, वॉर्न आउट विद बिजनेस, अपने बिजनेस से वॉर्न आउट होना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं। कौन, रिचर्ड फ्लेक्नो। वॉर्न आउट विद बिजनेस, और इनका बिजनेस क्या है, पोइट्री लिखना, पोएम्स लिखना। रिचर्ड फ्लेक्नो भी पोएट है, तो इनका बिजनेस क्या है, पोएम लिखना, और पोएम लिखने के इस बिजनेस से ये रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं, और रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं तो इनको एक उत्तराधिकारी, एक सक्सेसर की नीड है जो इनकी गद्दी पे बैठे। वॉर्न आउट विद बिजनेस, डिड एट लेंथ डिबेट यहाँ डिबेट का मीनिंग यहाँ वाद विवाद नहीं बोल के मैं बोलूँगी कि डिबेट का मीनिंग है यहाँ सोचना। तो क्या है, डिड एट लेंथ डिबेट, एक लंबी सोच के बाद माइंड में ही उनके डिबेट चल रहा है, किसके, रिचर्ड फ्लेक्नो के, कि किसको उत्तराधिकारी चुनूँ मैं, क्योंकि मेरे लिटरेरी सन बहुत सारे हैं, ठीक है। डिड एट लेंथ डिबेट टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट, कि किसको सेट करूं इस स्टेट पे। स्टेट का मतलब यहाँ क्या है, जो किंगडम ऑफ नॉनसेंस है, जिस पे कौन राज कर रहे हैं अभी, रिचर्ड फ्लेक्नो, उसको बोला है स्टेट। वो किंगडम जिस पे अभी रिचर्ड फ्लेक्नो राज कर रहे हैं, उसके लिए उनको सक्सेसर चुनना है, उत्तराधिकारी चुनना है, और उत्तराधिकारी चुनने के लिए उनके माइंड में कई डिबेट चल रहे हैं, माइंड के अंदर ही वाद विवाद चल रहे हैं या सोच रहे हैं वो। टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट, कि किसको सेट करूं यहाँ इस गद्दी पे, ठीक है। फिर एंड पॉन्डरिंग विच ऑफ ऑल हिज सन्स वॉज फिट, एंड पॉन्डरिंग, और सोच रहे हैं, विच ऑफ ऑल, और सोच रहे हैं विच ऑफ ऑल, इनमें से कौन सा ऐसा सन है मेरा
वॉज फिट, जो इस गद्दी पे एकदम फिट, एकदम परफेक्ट बैठेगा या परफेक्ट रहेगा। एंड पॉन्डरिंग विच ऑफ ऑल हिज सन्स वॉज फिट, कौन सा सन है जो फिट रहेगा, टू रेन, राज करने के लिए, REIGN मतलब राज करना, टू रेन एंड वेज इमॉर्टल वॉर विद विट, और वेज इमॉर्टल वॉर, कौन ऐसा है जो इस पे राज करेगा मेरी गद्दी पे और इमॉर्टल वॉर करेगा विद विट, बुद्धिमत्ता के साथ। कहने का मतलब कि ऐसा कौन सा मेरा सन है इन सभी लिटरेरी सन में से जो मेरे जैसी मूर्खपूर्ण बातें करेगा और मूर्खपूर्ण बातें बुद्धिमत्ता से करेगा। देखो यहाँ आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत हो, वो कोई इंटेलिजेंट बंदा कैसे ढूंढ सकते हैं जब वो खुद ही मूर्ख हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग ही कह रहे हैं कि मेरे जैसा घटिया पोइट्री लिखने वाला कौन है इन सब में से फिट। टू रेन एंड वेज इमॉर्टल वॉर विद फिट, क्राइड, अब क्या हो रहा है, क्राइड इट सॉल्व फॉर नेचर प्लीड्स दैट ही शुड ओनली रूल हु मोस्ट रिजेंबल्स मी। अब वो कह रहे हैं कि सॉल्यूशन हो सकता है, देखो, टू रेन एंड वेज इमॉर्टल वॉर विद विट, क्राइड दिस रिजॉल्व फॉर नेचर प्लीड्स, इस चीज़ का सॉल्यूशन हो सकता है कि कौन राज्य करेगा, शुड ओनली रूल, वही राज करना चाहिए, हु मोस्ट रिजेंबल्स मी, जिसका रिजेंबल मेरे जैसा लगता हो, मतलब जो थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा हो। कौन कह रहे हैं, रिचर्ड फ्लेक्नो सोच रहे हैं कि इस गद्दी पे राज करने के लायक तो वही है जिसका रिजेंबल मेरे जैसा हो, वही इस पे फिट बैठेगा। फिर देखो नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं, 1 सेकेंड, अभी जो है वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, कुछ रिमेनिंग लाइंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो इसका देख लें, आपको इसकी रिमेनिंग लाइंस हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से। थैंक यू।